Good, yes, good morning, students. As yesterday we have discussed about the inertia, the relationship between the inertia and the mass, and the different type of the inertias are there. Today we will discuss about the Newton's second law of the motion, as according to Newton's first law of motion, that an object tries to remain in its state until or unless an unbalanced force is applied on it. What does it mean? मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो रेस्ट में तो रेस्ट में जाने की कोशिश करता है, यदि वो आपका मोशन में तो मोशन में जाने की कोशिश करता है, जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए. दैट इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसी को लेके हम कौन सा मोशन लॉ करेंगे? थ्रू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन विच दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, there will be change in velocity. तो क्या होगा? Change in velocity takes place. If there will be change in the velocity takes place, what will be happen? Acceleration will be there. तो वहां पे क्या होगा? Acceleration will be there. मीन्स यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी होगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी वहां पे होगा. जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम. राइट? तो टाइम के साथ जैसे जैसे आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, यदि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा. और यदि वो मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, तो देन अगेन देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी. और चेंज इन वेलोसिटी तो वो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. जब एक्सेलरेशन आएगा तो उसको हम 2-3 एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे एक आपके पास टेबल टेनिस की बॉल है और एक आपके पास क्रिकेट बॉल है. राइट? बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी दोनों पहले रेस्ट में थी और सेम फोर्स अप्लाई करके हमने क्या किया? दोनों बॉल को फेंका. दिस टेबल टेनिस बॉल विल हर्ट यू वेरी लेस एज कंपैरिजन टू योर क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल आपको ज्यादा हर्ट करेगी, इंजर करेगी, और जो टेबल टेनिस की बॉल है वो आपको कम इंजर करेगी. क्यों? क्योंकि इसका जो मास है इज लेस, इसका मास क्या कम है एज कंपैरिजन टू क्रिकेट बॉल, जबकि हमने दोनों की क्या रखी है? सेम रखी है. ध्यान से सुनते चलना ये वाली चीजें. तो हमने एक डेली लाइफ एग्जांपल लिया. एक हमारे पास टेबल टेनिस की बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है. दोनों सेम वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है. जैसे मतलब हमने दोनों फैक्ट्री हिट किया तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन दैट. जब सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दैट आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, बट इसका मास क्या आपका ज्यादा, इसका मास कम है, इसका मास आपका ज्यादा है, जिसकी वजह से इट विल हैव द मोर इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड इट विल हर्ट यू एज कंपैरिजन टू योर टेनिस बॉल. राइट? फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग अ ट्रक स्टैंडिंग ऑन द रोड. रोड पे एक साइड पे खड़ा है एंड इट इज इन द रेस्ट पोजिशन, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आपकी 0 है. राइट? और वो साइड में खड़ा है. वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम, वी कैन मूव हियर एंड देयर बिकॉज इट विल नॉट हर्ट अस. बट when it will move even with a velocity of 5 meter per second, 5 meter per second की स्पीड से भी चलता है, रोड पे साइड में चलता है, और you will come in front of that, it will definitely hurt you. It will definitely hurt you. स्पीड कम होने के बाद भी इसकी क्या हो जाती है आपकी? वो आपको हर्ट करेगा. क्यों करेगा? डिपेंडेंट 2 चीजें होगी इसमें. एक हो गया आपका मास और सेकंड चीज क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी. उसी तरह से मान लो आपके पास कोई भी कार है, वो आपकी किसके अंदर थी? पहले मैंने जैसे बताया था कि रेस्ट पोजीशन में है, और जब इसको डेड हो गई है, बैटरी या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, और उसको एक एकदम हमने स्टार्ट करना है, तो एक एकदम पुश करता है तो इट विल नॉट स्टार्ट. अब जब हम उसको धीरे धीरे पुश करके लेके जाएंगे तो इट विल अटेन अ वेलोसिटी सो दैट इट विल स्टार्ट इट्स इंजन.
तो आपका क्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका ट्रक है, आपकी टेबल टेनिस की बॉल है या क्रिकेट की बॉल है, तो इनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे किन दो फैक्टर्स की वजह से पड़ेगा? वन विल बी योर मास एंड सेकंड वन विल बी योर वेलोसिटी. So these two things will play an important role to play impact on your body when they will hit you or they will injure you. For example, we can say that कि अब इसका टेबल टेनिस का मैंने पहले बताया, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी सेम रखने के बाद भी आपका क्या हुआ? टेबल टेनिस की बॉल ने आपको हर्ट कम किया, जबकि क्रिकेट की बॉल ने आपको हर्ट ज्यादा किया. जब आपका ट्रक रोड साइड पे बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ था, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पार्क किया हुआ था रोड साइड पे, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट जब उसमें स्पीड लीक और कितनी ओनली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड लीक, उससे भी वो आपको क्या करेगा? तो देयर विल बी इम्पैक्ट. ये दो चीजें इम्पैक्ट डालेंगी. वन विल बी योर मास एंड सेकंड वन विल बी नोन एज योर वेलोसिटी. राइट, ये दो चीजें आपके ऊपर हर्ट करेंगे, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी. दैट विल बी नोन एज वी कैन से दैट मोमेंटम. So what is momentum? Momentum is the for example, a car or truck is on rest position. किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में. और उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. स्टार्ट मूविंग विद फाइनल वेलोसिटी v. v के साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगी आपकी? v माइनस यू. v माइनस यू. So that momentum means impact on your body, that will be the product of mass and velocity. Understand? क्या कहना चाह रहे? The momentum is the property by which say that momentum is the product of mass and velocity. Means m into u भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आपका v भी हो सकता है. How it will be u and v? Means when the object is present and the rest, then initial velocity will be u. So that initial momentum, then initial momentum is equal to mass into initial velocity, right? And it attains the velocity, and then the change in velocity takes place, and it will be final velocity. Then it will be m into v. राइट, ध्यान से सुनना कि कोई भी कार है, ट्रक है, जब वो रेस्ट में थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब उसने मूविंग शुरू किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी. तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम तो हम बाद में बताएंगे. v माइनस um. दैट मोमेंटम मींस कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर. वन विल बी योर मास एंड सेकंड वन विल बी वेलोसिटी. तो m into u और v. u भी हो सकता है और v भी हो सकता है. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m into u. और जब मूव करना शुरू किया तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv. अंडरस्टैंड? यस और नो? दो चीजें, यानी इसको मोमेंटम विल बी डिनोटेड बाय द p. So this will be p1 and this will be p2. So p1 is equal to m into u and p2 is equal to mv. So it is the product of mass and the velocity is there, and momentum is having the both direction as well as the magnitude. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हमारी वेलोसिटी. जब जहां भी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी तो दैट विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी. So momentum is your vector quantity because it is having the both direction as well as the magnitude, because the velocity is there in the momentum. So that momentum is having both direction as well as your magnitude is there, and its SI unit is, देखो मैंने कहा mu. Mass will be in the kilogram and velocity will be in the meter per second. So unit is kilogram meter per second. That will be the unit of the momentum. That will be the unit of the momentum. This momentum is directly proportional to mass and the velocity. If any object having the mass is more than the other, it will show the more momentum. वो उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा. और कोई ऑब्जेक्ट उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा है,
तो वो उसका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। कैसे? मान लो बुलेट है which is very small in the size and having very less mass. जो बुलेट है, बुलेट का जो मास है वो बहुत कम होता है, बट इट विल किल द पर्सन एंड बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो उस पर्सन से अंदर तक जाके उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, हर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज मोर, इफ वेलोसिटी इज मोर देन द मोमेंटम विल बी मोर, इवन देन द मास विल बी लेस। तो दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी देन मोमेंटम विल बी मोर। अंडरस्टैंड? अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक जैसे इसी का लेके चलते हैं कि एक का मास 1000 किलोग्राम है और दूसरे का मास हम 3000 किलोग्राम लगा ले कि ये कार है और ये आपका क्या है, ट्रक, राइट? तो मास हमें दोनों का पता चल गया एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड इट इज आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। दोनों 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देख रहे, हम फाइनल वेलोसिटी नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो टेल मी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ विच इज मोर? ऑब्वियसली इट विल हैविंग द सेम वेलोसिटी, द सेकंड फैक्टर। यदि ये सेम होगी तो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करेगी? मास के ऊपर। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा और इसको करूंगी तो मैं 15000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा मोमेंटम। तो किसका मोमेंटम ज्यादा? ऑब्वियसली ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। एंड इफ इट इज विल बी इन द रेस्ट, यदि मैं कहूँ 3000 किलोग्राम है, ये कार है, ये मूव करे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इसका जो मोमेंटम है या इनिशियल वेलोसिटी है वो साइड में खड़ा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो देन द मोमेंटम विल बी 0। इट विल नॉट शो एनी इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। साइड में खड़ा है तो खड़ा रहने दो, जब तक उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी इट विल नॉट शो एनी इम्पैक्ट और इट विल नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ द मोमेंटम। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड की, वन विल बी अ मास एंड अनदर विल बी वेलोसिटी। मास ज्यादा होगा तभी मोमेंटम ज्यादा होगा और वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी आपका मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे मैंने बुलेट का एग्जांपल दिया कि बुलेट का मास कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इट विल शो द हाई इम्पैक्ट और हाई मोमेंटम ऑन द बॉडी एंड किल्स द पर्सन। ओके, so it means that we can say that कि जैसे let us consider an example, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं हम, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग what will be there कि a car is having a battery। सबको पता है कार के अंदर बैटरी प्रेजेंट होता है and it is discharged due to some reason, कुछ रीजन की वजह से वो क्या होगी, डिस्चार्ज हो गया and the car is not moving and there are the two persons who are just pushing it. If they suddenly push that means they applied more force and it will not start। एकदम फोर्स भी ज्यादा लगा दिया, उसके बाद भी उसको जो है वो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो कंटिन्यूसली थोड़ी दूर तक उसको एक फोर्स के साथ धक्का देते हुए चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि द कार विल स्टार्ट एंड अटेन दैट वेलोसिटी सो दैट इट विल स्टार्ट। कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगी कि जो उसका इंजन है वो क्या हो जाए, आपका स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जब एकदम ज्यादा फोर्स लगाई तो उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, और यदि कम फोर्स लगाई तो कम करेगी। तो द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसमें कितना फोर्स लगाई सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती, पर कितने टाइम तक के लिए लगाई गई है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दैट विल बी मास उसका है, कितनी उसने वेलोसिटी की, कितने टाइम तक मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई, that will be calculated very easily and that is the mathematical expression of the second law of Newton, right? So according to the second law of Newton's second law of motion is that ये important है, the second law of motion say that rate of change of momentum, यानी ये P1 है, ये P2 है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल इनिशियल मोमेंटम कर दो विद टाइम, that will be known as the force applied on that object। अंडरस्टैंड? दोबारा सुनिए इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट भी वर्ड जहां भी आ जाए इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट इक्वेशन ऑफ दैट विद द टाइम। टाइम के साथ आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना, रेट का होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाने है, यदि उसी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाए देन इट विल बी नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, rate of change of momentum of an object, rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force. किसके बराबर है? Applied unbalanced force in the direction of force. What does it mean? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो यहाँ पे है और मुझे उसको इस डायरेक्शन में पुश करना है और मैं यहाँ से उसके ऊपर क्या कर रही हूँ, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ और ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, देन रेट ऑफ, पहले इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या 0 है और जब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, तो दैट विल बी इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स इनिशियल मोमेंटम. Rate of change of momentum means initial and final momentum. So initial momentum क्या होगा? What will we say that mass into initial velocity. Right? Mass कितना m, initial velocity क्या है? u. Right? And the final momentum, mass into final velocity. M into V, a change in momentum. ये करना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू है ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम आगे क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं. तो चेंज इन मोमेंटम, इसको P1 लिख सकते हैं हम और इसको मैं क्या लिख दूं, P2 लिख दूं. तो P2 माइनस P1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना है मेरा my और ये क्या हो गया mu. राइट? अब चेंज इन मोमेंटम तो हो गया. अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का वर्ड आ गया तो समझ लो आपको यू हैव टू डिवाइड इट बाय द टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑफ लिख लो या इन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट विल बी mv माइनस mu अपॉन में c. किसके बराबर है? अनबैलेंस फोर्स है, यानी अनबैलेंस फोर्स से प्रोपोर्शनल है mv माइनस mu अपॉन में c. तो f इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू, आप m क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, v माइनस u अपॉन में c. यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर दूँ इसको सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. अब f इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में c क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज योर एक्सेलरेशन. तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma, f इज इक्वल टू k m और m स्मॉल बनाइए ma. दिस इज नोन एज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इफ k इज इक्वल टू 1, किसी वजह से k किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए, तो f इज इक्वल टू ma. तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड इफ कब आएगा k किसके बराबर? 1 के बराबर. when 1 Newton force is applied on an object having the mass of 1 kilogram and next acceleration will be 1 meter per second square. means मैं कहूँ यहाँ पे if force is equal to 1 Newton, m is equal to 1 kilogram and acceleration is equal to 1 meter per second square, then k is equal to 1. And putting the value of k is equal to 1, f is equal to ma, means rate of change of momentum is equal to कह सकते हैं कि the force applied on an object is equal to or product of mass into the acceleration. That is the second law of motion. समझ में आए? तो 1 यूनिट फोर्स की बता दे. तो यूनिट ऑफ फोर्स आपकी क्या होगी? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
तो फोर्स की यूनिट निकाले जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा था 7th 8th में। तो 1 न्यूटन का बाई मास जब विल बी इन किलोग्राम and acceleration will be in the meter per second square. 1 kilogram 1 meter per second square is equal to 1 Newton. Then F is equal to mass into acceleration. Acceleration will be the change in velocity with time. इसको एक्सप्लेन करने का, इसको समझाने का एक अच्छा तरीका है, मोस्टली जो स्टूडेंट है दे प्ले द क्रिकेट एंड व्हेन प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, जैसे ही आपके पास क्रिकेट की बॉल आती है हाई स्पीड से आ रही है, जो फील्डर है that with the ball just pull his hand towards itself, अपनी तरफ खींच लेता है उसके हाथ को। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, F is equal to mv minus u upon t, किस टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे टाइम उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, जब उसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा द वेलोसिटी विल बिकम लेस एंड इट विल नॉट हर्ट इट्स हैंड। कि वो ऐसे करके एकदम ऐसे करता है ताकि यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसका 1 सेकंड भी लगता है, इतना ही उसको टाइम इनफ है उसकी स्पीड को वेलोसिटी को घटाने के लिए। और जब उसकी वेलोसिटी घट जाएगी एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है वो लेस हो जाएगी एंड इट विल डू नॉट हर्ट द हैंड्स ऑफ द फील्डर एंड इट विल नॉट हर्ट द फील्डर। और यदि हम इसको ना करें तो क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मास उसका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ज्यादा होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगी उस फील्डर के ऊपर। अब जब फोर्स ज्यादा लगेगी उस फील्डर के ऊपर तो इट विल हर्ट दैट पर्सन ऑल्सो, राइट। इसीलिए जो फील्डर्स है वो क्या करते हैं कि अपने हाथों को पीछे की साइड कर लेते हैं जब उन्हें अपने बॉल को कैच करना था। उसी तरह से कोई भी एथलीट है या जंप करता है कोई भी ऊपर से, तो आप देखोगे कि दूसरी साइड वो या तो रेत वगैरह में गिरता है, कुशन बेड पे गिरता है या बेड ऑफ सैंड वगैरह पे गिरता है, ताकि जमीन पे टकराने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, सो दैट द मोमेंटम विल बी लेस, मोमेंटम कम हो जाए और उसकी बॉडी को हर्ट ना हो। दैट विल बी योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे मैंने एफ आपको क्या बताया है, एम ए के बराबर बताया है, एफ किसके बराबर बताया, एम ए के बराबर बताया। एफ इज इक्वल टू एम ए किसके बराबर है, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो हम कह सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स, इफ एफ टी इज इक्वल टू 0, किस केस में 0 होगी, मास तो सेम होगा बट देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी टेक्स प्लेस। या तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, मीन्स no change in velocity, no change in velocity means object moving with constant velocity। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं जब उनके बीच में देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन क्या है वो होगा ही नहीं उसके बीच में। जब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा कह सकते हैं इफ यू इज 0, u 0 हो गया तो v भी 0 होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर होगा, आपका रेस्ट के अंदर होगा। यानी जब एफ टी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आपका u के बराबर। अंडरस्टैंड, जब एफ टी 0 के बराबर हो गया एम वी इज इक्वल टू एम यू के बराबर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएंगे। देखो एफ टी इज इक्वल टू 0, देन एम वी इज इक्वल टू एम यू, एम से एम कैंसिल, क्या बचा, v इज इक्वल टू u। तो व्हाट डज इट मीन, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 then final velocity will be 0। तो ऑब्जेक्ट कब होगा ये, जब v is equal to 0 then the object is that। जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड एफ विल बी इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दिया हुआ, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, लिसन केयरफुली, ये दो फॉर्मूला याद रखना, एफ इज इक्वल टू एम ए according to second law of motion, F is equal to ma। Question is that a constant force acts on an object of mass 5 kg, 5 kg के मास के ऊपर है for a duration of t 2 seconds, 2 सेकंड के लिए दिया। if it increases its velocity from 3 meter per second to 7 meter, 3 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड होगी,
एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। आपको एफ निकालना है फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अब फोर्स को मैं 5 सेकेंड तक लगाऊं दोबारा से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। जब 2 सेकेंड तक लगाई तो 3 से 7 होगी, जब 5 सेकेंड तक फोर्स लगाऊंगी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में, ये है पहले एफ इज इक्वल टू एम कितना दिया 5 kg, वी कितना दिया 7 माइनस 3 अपॉन में 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 2, कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। न्यूटन फोर्स लगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मत लगाना क्लियर, क्योंकि वो टफ हो जाता है न्यूटन की फोर्स का। अब टाइम को कितना बढ़ा दिया गया आपका 5 सेकंड बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये करना है आपको। इसमें v निकालना है, तो आपकी वैल्यू निकालो, इसमें कितनी आ जाएगी, वी विल गेट द, आपको u की वैल्यू पता है, c पता है, f पता है, m पता है, और आपको सिर्फ क्या निकालना है, v निकालना है। तो यू विल इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द v, हाउ मच वैल्यू ऑफ द v विल कम्स आउट टू बी फ्रॉम दिस इक्वेशन। निकालना और फिर मुझे ढूंढना कि इसकी क्या आएगी वैल्यू, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसकी ग्रेटर फोर्स होगी। एक का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है इसका आपका 2 किलोग्राम। दूसरे का एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड m2 कितना दिया हुआ है आपको 4 किलोग्राम। आप एक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है और एक वैल्यू ये दी है, आपको बताना है किसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो ज्यादा होगा। इक्वल ये लगाओ, F इज इक्वल टू एम ए, तो m1 a1 लगा देते हैं हम यहाँ पे F1 में। ये कितना आपका 2 किलोग्राम इंटू 5 कितना हो गया 10 न्यूटन। और दूसरा F इज इक्वल टू m2 a2, ये कितना आपका 4 किलोग्राम इंटू में 2, तो ये कितना हो गया 8 न्यूटन। तो 8 वैल्यू बड़ी है या 10 वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली 10 की वैल्यू बड़ी है। तो यू विल से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द फोर्स applied on the second object, right? This is about your second law of the motion. इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स है यू विल डू इन योर नोटबुक एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। जो नहीं आएगा मुझसे समझ लेना, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया। इज देयर एनी डाउट?